हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे हाइपोकैलेमिया के बारे में। अभी हमने बात की थी हाइपरकैलेमिया के बारे में, अब हम बात करेंगे हाइपोकैलेमिया के बारे में। हाइपोकैलेमिया में भी एक चीज़ आप जान लो कि यहाँ पे भी ईसीजी का बहुत ही बड़ा रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। जैसे कि हाइपरकैलेमिया में क्या होता था कि टॉल टेंटेड टी वेव्स जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, साइन वेव पैटर्न, पीआर इंटरवल, क्यूआरएस ड्यूरेशन बढ़ जाता है उसमें, ठीक है ना। तो इसी तरह की यहाँ पे भी कुछ ईसीजी फाइंडिंग्स मिलेंगे जो कि प्रोमिनेंट ईसीजी फाइंडिंग्स है, जो कि मैं आगे बात करूँगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि नॉर्मल सीरम पोटेशियम का लेवल कितना होता है। तो 3.5 to 5 मिली इक्वेलेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाँ भाई इतना जो है मिली इक्वेलेंट जो है वो पोटेशियम का लेवल रहता है। एनी फॉल बिलो दिस सीरम कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम लेवल लीड्स टू हाइपोकैलेमिया, ठीक है ना। अगर इससे नीचे कोई भी पोटेशियम का लेवल गया, सीरम पोटेशियम का कंसंट्रेशन गया, तो क्या टर्म करेंगे हम लोग, हाइपोकैलेमिया टर्म देंगे। कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया, क्या क्या हाइपोकैलेमिया के कॉजेज हो सकते हैं। भाई बंदा कम ले ही रहा है, जैसे डिक्रीज इनटेक हो गया, डिक्रीज इनटेक हमने करवा दिया उसका। रीडिस्ट्रीब्यूशन टू सेल, जैसे कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो हाइपरकैलेमिया की केसेस में क्या होता था कि एसिडोसिस होता था ना, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया डायबिटिक एसिडोसिस, राइट। और क्या बताया था, लैक्टिक एसिडोसिस बताया था। रीनल फेलियर के भी केस में वहाँ मिलता था। लेकिन यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स में होगा, जिसमें कि आएगा पहला मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, दूसरा क्या आएगा इंसुलिन बीटा 2 एगोनिस्ट। अभी इंसुलिन और बीटा 2 एगोनिस्ट में क्या होता है कि जो इंसुलिन होता है और जो बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे सैल्ब्यूटामॉल वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, ये बेसिकली पोटेशियम को इंट्रासेलुलरली शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये सब जो दवाइयाँ हैं ये भी हाइपोकैलेमिया पे स्टेट करा सकते हैं। इंक्रीज लॉस, तो अगर लॉस ही बढ़ जाए, ठीक है, पोटेशियम का लॉस बढ़ गया, जैसे नॉन रीनल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, डायरिया, स्वेट, ठीक है। डायरिया के थ्रू मतलब कि बहुत ज़्यादा उस बंदे को फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके कारण से क्या हो गया कि बंदा जो है प्रेसिपिटेट कर गया हाइपोकैलेमिया के लिए। या स्वेटिंग बंदा गया बाहर, ठीक है, धूप में खेलने, ठीक है, 1-2 घंटे खेला, अभी वापस आया एंड ही स्टार्टेड हैविंग सम सिम्टम्स, ठीक हो सकता है कोई इतना स्वेट किया, बंदे को हाइपोकैलेमिया आ गया। तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी कभार आप कहते हो कि हाँ जिम एक्सरसाइज करता है बंदा, जिम एक्सरसाइज मशीन पे ही दम तोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, हो सकता है वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, चाहे वो कोई भी कंडीशन होगा। तो अगर वो एक्सेसिव स्वेट कर रहा है, अगर आप एक्सेसिव स्वेट कर रहे हो, तो आप अपने साथ एक वो इलेक्ट्रोलाइट का एक उनका पर्टिकुलर आता है, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जिम वर्कर्स के लिए स्पेशली ये लोग एक ड्रिंक बना के रखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट वाले कुछ वो लोग ड्रिंक्स रखते हैं कि हाँ इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन, इट विल कीप यू हाइड्रेटेड एज वेल एज फुल विथ इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो वो आप लेके चला करो अगर आप बहुत एक्सेसिव जिम करते हो, ठीक है। जिम करना बुरी बात नहीं है, जिम करना इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आपको एक अच्छी आदत तुम पकड़े हो, ठीक है। लेकिन वो एक चीज़ रखो अपने साथ कि हाँ भाई कि मौत के उस पर मतलब कि मौत के बिना पे आपको जिम नहीं करनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है ना। बाकी तो खुद समझदार हो तुम लोग, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ समझ लो, डायरिया हो सकता है, स्वेट हो सकता है। और रीनल कॉजेज में क्या क्या हो सकता है कि डिस्टल फ्लो बढ़ गया, जैसे डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेसिस, ये सब क्या करा दिया, ज़्यादा करवा दिया, मतलब कि पोटेशियम का लॉस, राइट। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, मतलब कि एक्सक्रीशन जो है पोटेशियम का बढ़ गया। अभी क्या होता है कि मैंने उस टाइम पे बताया, टाइम पे क्या वजह बताया था, आई एम सॉरी, उस टाइम मैंने बताया था कि पहले तो क्या होता था कि हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण, जैसे एल्डोस्टेरोन कम हो गया तो उसके कारण से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। अभी क्या मैं बता रहा हूँ कि जब एल्डोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में एक्सेस में हो गया, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन जो है बॉडी में एक्सेस में हो गया, तो सोडियम एंड वाटर का मोर रिटेंशन कराएगा, पोटेशियम का ज़्यादा लॉस कराएगा। तो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में तुम्हारा क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, मतलब एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, मतलब क्या हुआ, एल्डोस्टेरोन ज़्यादा निकलेगा, मतलब क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का मोर रिटेंशन और लॉस ऑफ पोटेशियम मोर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो सकता है, उसमें भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है, राइट। तीसरा क्या हो सकता है, कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम में भी आप देखोगे कभी कभी हाइपोकैलेमिया के मैनिफेस्टेशंस आते हैं, राइट। तो और क्या हो सकता है, अदर्स में क्या क्या तुम लोग बताओगे। अदर्स में हो सकता है तुम्हारे पास एम्फोटेरिसिन बी कर दो, ठीक है ना, एक तुम कह सकते हो एम्फोटेरिसिन बी कर दो, ठीक है ना, एम्फोटेरिसिन बी हो सकता है। लिडल सिंड्रोम में भी ये जो है हाइपोकैलेमिया का मैनिफेस्टेशन आ सकता है, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, लिडल सिंड्रोम हो गया। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, इस बंदे के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, एम्फोटेरिसिन बी, लिडल सिंड्रोम हो गया, और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं हाइपोकैलेमिया के। तो एक चीज़ समझ लो कि मसल वीकनेस हो गई बंदे को, मे बी सीवियर टू कॉज रैप्डोमायोलाइसिस। इतना ज़्यादा मसल वीकनेस हो गया हाइपोकैलेमिया के कारण से कि ये आपने क्या करा दिया, रैप्डोमायोलाइसिस करा दिया। ये फटीग भी करा सकता है, मतलब फटीग, ठीक है। जैसे देखो एक तो इसने मसल वीकनेस करा दी, ठीक है, हाइपोकैलेमिया ने।
ठीक है ना। तो क्या करा सकता है, ये मे बी सीवियर टू कॉज रैप्डोमाइलिसिस, इतना सीवियर हो गया कि रैप्डोमाइलिसिस करा दिया। दूसरा, अगर मसल वीकनेस हुई तो क्या होगा, फटीग होगा, माइल्जिया होगा, मसल वीकनेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। बेसिकली यहाँ पे जो है फटीग, माइल्जिया, मतलब कि आदमी थका हुआ रहेगा, मसल्स में दर्द करेगा, एंड मतलब कि मसलकुलर वीकनेस होगी कहाँ की, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। और क्या करा सकता है, हाइपोवेंटिलेशन करा सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी मसल बेड इन्वॉल्वमेंट। अगर मान ले कि मसल वीकनेस हो गई तो वो हाइपोवेंटिलेशन कराएगा, और किसके कारण से, रेस्पिरेटरी मसल की इन्वॉल्वमेंट के कारण से। और क्या करा सकता है, हाइपोकलीमिया, कार्डियक अरिथमिया, ऑब्वियसली हाइपरकलीमिया भी तुम्हारा कार्डियक अरिथमिया करा सकता है, ये भी तुम्हारा कार्डियक अरिथमिया प्रेसिपिटेट करा सकता है, ठीक। इसके अलावा ये कराता है तुम्हारा पॉलीयूरिया, ठीक है, ये पॉलीयूरिया भी करा सकता है। अभी ईसीजी चेंजेस में क्या क्या होगा, ईसीजी चेंजेस में देखो कि फ्लैटनिंग और इन्वर्जन ऑफ टी वेव होता है, ठीक ना। तो मान लो कि ये पी और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये इन्वर्जन हो जाएगा, टी वेव इन्वर्जन। टी वेव इन्वर्जन इज वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन द केसेस ऑफ हाइपोकैलेमिया पेशेंट, राइट। प्रोमिनेंट यू वेव, एक यू वेव होता है वो प्रोमिनेंट हो जाएगी इसमें। पीक्ड पी वेव, पी पल्मोनेल, यहाँ पे जैसे वहाँ पे टॉल टेंटेड टी वेव्स थी, यहाँ पी पल्मोनेल हो गया इसी तरह से। एक होता है पी मिट्रेल, वो मिट्रल स्टेनोसिस के केसेस में देखने को मिलता है, वहाँ पे भी एक तरीके का वेव होता है पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब कि वहाँ डबल नॉचिंग की तरीके से हो जाएगी। एक इसमें और क्या होगा, जैसे वहाँ पे पी आर इंटरवल बढ़ रहा था तो यहाँ पे भी पी आर इंटरवल बढ़ेगा। यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि एस टी सेगमेंट का जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये कम नीचे जाता है, ये मतलब ये वाला जो सेगमेंट है नीचे जाता है, तो एस टी सेगमेंट का आपको डिप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है क्यूटी इंटरवल जो है, क्यूटी इंटरवल वो प्रोलॉन्ग होगा और इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर रिथमिया, और यहाँ पे किसका रिस्क बढ़ जाता है, वेंट्रिकुलर रिथमिया का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो इसकी अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में बेसिकली 2 पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रीट बेसिक कॉज, जो जिस कारण से हाइपोकैलेमिया हुआ है तो उस कारण को हम लोग ट्रीट कर दें। और दूसरा क्या कर सकते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंटेशन करना है। ये कैसे देते हैं पोटेशियम को, कैसे सप्लीमेंट करना है, स्लो आईवी इन्फ्यूजन 10 to 20 मिलीमोल पर आवर पर लीटर, ठीक है। स्लो आईवी इन्फ्यूजन से हमने इसको ट्रीट करना है और बेसिक कॉजेज को ट्रीट करना है, और स्लो आईवी इन्फ्यूजन देना है किसका, पोटेशियम का, राइट। तो कितना दे सकते हैं हम लोग, मतलब कि रैपिडली हम लोग एकदम बोलस शॉट नहीं देंगे, नहीं तो एकदम बंदा एकदम से हाइपरकलीमिया, एकदम से कार्डियक अरिथमिया, एकदम से मर गया बंदा, ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, ऐसे नहीं देना है। तो कितने कैसे कैसे देना है, 10 to 20 मिलीमोल पर आवर पर लीटर पर आवर, ये हम कर सकते हैं। तो ये बात रही तुम्हारी हाइपोकैलेमिया के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।